नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, हम क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान में एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा अध्याय नंबर 9 है, नए साम्राज्य और राज्य। दोस्तों, हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ? दोस्तों, दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। दोस्तों, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। दोस्तों, अशोक स्तंभ यानी कि इलाहाबाद में जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना हरिसेन के द्वारा की गई, इसको आपको याद रखना है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि प्रशस्ति का अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे दोस्तों, हम अध्याय 8 में गौतमी पुत्र श्री का सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ चुके हैं, परंतु गुप्तकाल में इनका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। दोस्तों, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। दोस्तों, योद्धा समुद्रगुप्त। दोस्तों, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, बहालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तारों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। दोस्तों, समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। दोस्तों, और इनको भारत का नेपोलियन कहा है विंसेंट स्मिथ ने। दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। वंशावलियाँ। दोस्तों, अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी। दोस्तों, आपको याद रखना है कि उनकी माँ जो थी वह लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा अधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। दोस्तों, समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। दोस्तों, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, पूरा पैराग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शकों को हराने के बाद। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। दोस्तों, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसी ही एक राजा हर्षवर्धन
थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। दोस्तों इसको आपको याद रखना है कि हर्षचरित की रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री xuanzang, दोस्तों इसको वैनसांग भी कहा जाता है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत की यात्रा पर, जिनके बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ चुके हैं। दोस्तों काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे, उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। दोस्तों हर्षवर्धन का शासन काल था 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला। दोस्तों बंगाल के शासक थे शशांक, उन्होंने ही उनके बहनोई की हत्या की थी। तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। दोस्तों आपको याद रखना है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। दोस्तों हर्षवर्धन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है रत्नावली, उसको भी आपको याद रखना है। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। दोस्तों इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। दोस्तों आपको याद रखना है कि पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानी को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर हुआ करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्त से पता चलता है। दोस्तों इसको आपको याद रखना है कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रविकीर्ति थे। इसमें उनके पूर्वजों खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी, पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। दोस्तों इसके बारे में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी में विस्तार से पढ़ेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। दोस्तों पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर दोस्तों हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिश्चंद्र अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। दोस्तों इनके पिता का नाम था ध्रुव मूर्ति।
कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसिंह एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्राहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। हरिसिंह संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति अपने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। दोस्तों, एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से एक कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र को घोषित कर लेते थे, अपने आप को स्वयं स्वतंत्र घोषित कर लेते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। दोस्तों, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उपसमितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम हुआ करता था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। उस जमाने में दोस्तों, आम लोगों के बारे में देख लेते हैं। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। दोस्तों, कालिदास अपने नाटकों में राजदरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज्य कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो पुस्तक है या नाटक है, इसके रचयिता कालिदास जी हैं। उसी का एक अंश है। दोस्तों, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। दोस्तों, चीनी यात्री फायसियन या फिर इसको फाहयान कहा जाता है, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत की यात्रा पर आया था, का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए एक लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट
करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। दोस्तों ऐसा लिखा है फैन सांग ने। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभिमान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। दोस्तों राजा की सेना का चित्रण है। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान जैसे बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कुछ कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना है।